नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा BA पाठ तृतीय विषय इतिहास में भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में हमने पढ़ा था कि गृह सरकार के नियंत्रण में ढील, अखिल भारतीय संघ की स्थापना के बारे में, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना के बारे में, संघीय विधानमंडल की निर्बलता के बारे में पढ़ा था। आज हम भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अधिकारों के विभाजन की नई पद्धति जो शुरू की थी उसके बारे में वो पढ़ते हैं। तो देखिए, 1935 के अधिनियम द्वारा विभिन्न प्रकार के जो विषय थे उन विषयों का विभाजन किया गया। जो विषय संघीय सरकार से संबंधित थे तो उन्हें संघीय सूची में रखा गया और इसमें 59 विषय थे, और जो विषय प्रांतीय हित के थे तो उन्हें प्रांतीय सूची में रखा गया था। इसमें 54 विषय थे और जिन विषयों के संबंध में संघ और प्रांत दोनों कानून बना सकते थे उन्हें समवर्ती सूची में रखा गया, और इसमें 36 विषय थे। और इस सूची के संबंध में यदि प्रांत और केंद्रीय विधानमंडलों के कानून में किसी प्रकार का विरोध उत्पन्न हो जाए तो केंद्रीय विधानमंडल का कानून है वो माना जाएगा। तो देखिए, इस अधिकारों के विभाजन के तहत जो 59 विषय थे उन 59 विषयों में से 54 विषय जो है उन्हें प्रांतीय सूची में डाल दिए गए, और अगर दोनों में से विवादास्पद मामला बने तो ऐसी स्थिति में केंद्र का जो कानून है वो मान्य होगा। और अवशिष्ट शक्तियों के बारे में यह व्यवस्था की गई थी कि गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से केंद्रीय विधानमंडल अथवा प्रांतीय विधानमंडल को इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दे सकता है। कौन दे सकता है? गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां हैं वो दी गई थी। फिर हम देखें तो विश्व के किसी भी संविधान में अधिकारों के विभाजन की ऐसी पद्धति नहीं थी। विश्व के संघीय संविधानों में 2 पद्धतियां प्रचलित थी। एक, संघ के अधिकार क्षेत्रों की स्पष्ट व्याख्या करके अवशिष्ट शक्तियां संघ की इकाइयों को सौंप दी गई थी। दूसरी, संघ की इकाइयों के अधिकार क्षेत्र की स्पष्ट व्याख्या करके अवशिष्ट शक्तियां संघ को सौंप दी गई थी। किंतु 1935 के अधिनियम में समवर्ती सूची के संबंधों में संघ को उच्चता दे दी गई और अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में गवर्नर जनरल को अधिकार दे दिया गया। ठीक है। इसके अलावा संघीय व्यवस्थापिका में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था प्रांतीय प्रजातंत्रीय भावना के प्रतिकूल थी। मताधिकार भी संपत्तिशाली तथा विशेष प्रकार के पदों पर आसीन व्यक्तियों को दिया जाता था। शक्तियों के उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि व्यवस्थापिका की शक्तियां नाम मात्र की थी। गवर्नर जनरल तथा सम्राट के प्रतिबंधों का क्षेत्र बहुत व्यापक था।
व्यवस्थापिका के पास कार्यकारिणी पर नियंत्रण लगाने की शक्तियां भी नाम मात्र की थी। गवर्नर जनरल व्यवस्थापिका की इच्छा के विरुद्ध भी कानून और मांगों को स्वीकार कर सकता था और ऐसी परिस्थितियों में मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी न रहकर गवर्नर जनरल के प्रति ही उत्तरदायी थी। छठा है संघीय न्यायालय की स्थापना। तो देखिए, भारत एक राज्यों का संघ था और संघीय व्यवस्था के लिए एक स्वतंत्र न्यायालय की आवश्यकता होती है। अर्थात जो संघीय न्यायालय है उसके लिए एक स्वतंत्र न्यायालय होना आवश्यक है और इसका मुख्य कार्य संघ की विभिन्न इकाइयों के मध्य उठने वाले तथा संघ और उसकी इकाइयों के मध्य उठने वाले विवादों पर निर्णय देना तथा अधिनियम की धाराओं पर मतभेद हो जाने पर धाराओं की सही व्याख्या करना होता था। 1935 के अधिनियम द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी जो इन कार्यों को संपादित करे। यदि गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से किसी भी कानूनी मामले पर इसकी राय मांगे तो संघीय न्यायालय गवर्नर जनरल को कानूनी परामर्श भी दे सकता है। किंतु संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय नहीं था तथा उसके द्वारा की गई अधिनियम की व्याख्या भी अंतिम नहीं थी और इसके फैसलों के विरुद्ध ऐसे कई मामले थे जिनकी लंदन स्थित प्रीवी काउंसिल की न्याय समिति में अपील की जा सकती थी। प्रीवी काउंसिल कहाँ पर थी? लंदन में। अर्थात संघीय न्यायालय के विरुद्ध भी प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। और ऐसे कौन कौन से मामले जिन पर संघीय न्यायालय के विरुद्ध अपील की जा सकती थी, तो वो निम्न है। नंबर 1, ऐसे मामले जिनमें 1935 के अधिनियम की व्याख्या अथवा इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए सपरिषद आदेश की व्याख्या का प्रश्न उत्पन्न होता हो और संघीय न्यायालय द्वारा प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निर्णय दिया गया हो। नंबर 2, ऐसे मामले जिनमें किसी रियासत के प्रवेश पत्र द्वारा संघ सरकार को दी गई कानूनी और कार्यकारिणी शक्ति के विस्तार का प्रश्न उत्पन्न होता हो। नंबर 3, संघ में शामिल होने वाली देशी रियासतों में संघीय विधान मंडल द्वारा बनाए हुए कानूनों को लागू करने से जो मामले उत्पन्न होते हो, उपर्युक्त मामलों को छोड़कर शेष मामलों में प्रीवी काउंसिल की न्याय समिति की अपीलें केवल संघीय न्यायालय की आज्ञा से ही की जा सकती थी। अर्थात इन मामलों में प्रीवी काउंसिल में संघीय न्यायालय के विरुद्ध अपील की जा सकती थी। अब है प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना। तो देखिए, 1935 के अधिनियम की सभी व्यवस्थाओं में भारतीयों की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यवस्था प्रांतीय प्रशासन से संबंधित थी। इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत जिस प्रकार के शासन तंत्र की स्थापना की जानी थी उसे प्रांतीय स्वायत्तता के नाम से जाना गया था। भारतीयों ने यह समझा कि उन्हें अधिनियम के द्वारा प्रांतों में
एक ऐसी शासन व्यवस्था दी जा रही है जिन पर ऊपर से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा तथा प्रांतों को अपनी शासन व्यवस्था चलाने में काफ़ी स्वतंत्रता होगी, परंतु इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त प्रांतीय स्वायत्तता कल्पना मात्र थी तथा प्रांतीय स्वशासन मंत्रियों की अपेक्षा गवर्नरों के लिए वो अधिक था। प्रांतीय स्वायत्तता के साधारणतया दो अर्थ होते हैं। एक, केंद्र के नियंत्रण में प्रांतों की स्वायत्तता और दूसरा होता है प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। और इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों को एक नया संवैधानिक दर्जा दिया गया था। दिखावे के तौर पर प्रांतों को अपने आंतरिक मामलों में काफ़ी हद तक स्वतंत्रता दे दी गई थी और प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया था। जो विषय प्रांतीय सूची में दिए गए थे उनके प्रशासन के संबंध में प्रांतों को स्वशासन दे दिया गया और केंद्रीय नियंत्रण को सीमित कर दिया गया। अब प्रांतीय शासन संचालन का भार मंत्रियों पर आ पड़ा था, जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार सतही तौर पर प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई थी। प्रांतीय स्वराज्य के लिए यह भी आवश्यक था कि गवर्नर नाम मात्र का अध्यक्ष हो, परंतु 1935 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर को नाम मात्र का अध्यक्ष न बनाकर उसे कानूनी और वास्तविक सभी शक्तियां प्रदान कर दी गई थी। गवर्नर को कानून निर्माण के क्षेत्र में बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त थी। प्रत्येक विधेयक गवर्नर की स्वीकृति के लिए पेश किया जाता था और गवर्नर अपने विवेक से सम्राट की ओर से उस पर स्वीकृति प्रदान कर सकता था, उसे गवर्नर जनरल के पास भेज सकता था या विधानमंडल को वापस भेज सकता था। गवर्नर को व्यवस्थापिका से स्वतंत्र कानून निर्माण के अधिकार भी प्राप्त थे और इसे विशेष कानून निर्माण का अधिकार कहते हैं। तो इस तरह से प्रांतीय स्वायत्त प्रांतों की स्थापना की गई थी। अब अगला है गवर्नर व गवर्नर जनरल को मनमानी शक्तियां प्रदान करना, अर्थात 1935 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि देश में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रबल दबाव होते हुए भी गवर्नरों और गवर्नर जनरल को मनमानी शक्तियां प्रदान कर उत्तरदायी सरकार की स्थापना निरर्थक कर दी थी। इस अधिनियम द्वारा भारतीय विधानमंडलों को आर्थिक मामलों में नियंत्रण देकर भी अंतिम वास्तविक नियंत्रण अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया था। यद्यपि कानून और व्यवस्था विभाग उत्तरदायी मंत्रियों को सौंप दिए गए थे, लेकिन शांति कायम रखने का विशेष उत्तरदायित्व गवर्नर का भी था और इस विशेष उत्तरदायित्व का बहाना लेकर गवर्नर राष्ट्रीय आंदोलन का दमन कर सकते थे। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र ने कहा था कि यह कहना कि
ये विषय हस्तांतरित हैं, बिल्कुल छल और धूर्तता है, जबकि उनके विषय में जिम्मेदारियां अंग्रेजों के पास सुरक्षित हैं। गवर्नर और गवर्नर जनरल और ब्रिटिश ताज तथा संसद द्वारा दी गई विस्तृत शक्तियों ने प्रांतीय स्वराज्य को ही नहीं के बराबर कर दिया था। अर्थात इस तरह से गवर्नर जनरल को मनमानी शक्तियां प्राप्त हुई। प्रोफेसर कोपलैंड इस अधिनियम को रचनात्मक राजनीतिक विचार की महान सफलता बताते हैं, लेकिन वास्तव में यह जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, ये केवल और केवल अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के लिए केवल दिखावा था। 1919 के अधिनियम से संतुष्ट न होने के कारण वे भारतीयों को 1935 के अधिनियम से संतुष्ट करना चाहते थे, लेकिन इसमें भी कोई भारतीयों के लिए विशेष सहानुभूति है वो नहीं थी। धन्यवाद।